बच्चों कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ज़ोर-शोर से लगे होंगे। तो इस वीडियो में हमने 2024 में जो विज्ञान विषय के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट सिटिंग में, उसका डिस्कस करेंगे। और ये इस पूरे वीडियो सीरीज़ का ये 14वां भाग है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसे अवश्य देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि लेटेक्स पाया जाता है, यानी लेटेक्स कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो लेटेक्स पाया जाता है चीड़ के पौधे में। चीड़ के पौधे में से जो निकलने वाला उत्सर्जित पदार्थ उसे लेटेक्स कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एंड्रोजेंस स्रावित होता है, यानी एंड्रोजेंस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये एक मादा हार्मोन है जो स्रावित होता है कहाँ से? अंडाशय से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वर्तिका भाग है, यानी वर्तिका किसका भाग होता है? तंतु का, जायंग का, अंडाशय का, पुंकेसर का। तो हम अगर फूल की संरचना को देखें तो एक होता है मादा जननांग जिसे हम जायांग कहते हैं, दूसरा होता है नर जननांग जिसे हम पुमंग कहते हैं। तो बीच में जो इस प्रकार की संरचना होते हैं इसे क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है या वर्तिका कहा जाता है। तो वर्तिका भाग किसका है? मादा जननांग का यानी जायांग का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि ग्रहणी है, ग्रहणी क्या है? तो ग्रहणी क्या है? तो हम अगर आहार नाल पर देखें तो आहार नाल में जो छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत और आमाशय के बीच का जो जोड़ने का काम करता है उसी को कहा जाता है ग्रहणी। तो ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का अगला हिस्सा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत का ये भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मनुष्य में नासिका, छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? तो मनुष्य के जो श्वसन तंत्र है उसमें नासिका, छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया, फेफड़ा ये सभी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न है कि मादव पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी जो पादप होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो उसमें जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम का कार्य है जल को संवहन करना, यानी कि जल को जड़ से पत्तों तक ले जाने के लिए कार्य करता है वो जाइलम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जिब्रेलिन है, यानी जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का हार्मोन लिखा गया है, हार्मोन के कारण होता है, यानी जो पत्तियां होता है वो मुरझा करके गिर जाता है किस पादप हार्मोन के कारण? तो वो होता है ऑक्सिन के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हाँ, यदि आप चाहें तो इस वीडियो को रोक करके उत्तर दें, फिर वीडियो को आगे देखें और कितना सही हुआ है आपका क्वेश्चन इसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक रासायनिक अभिक्रिया Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 और Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? यानी जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर को अलग कर देता है। यानी कि जिंक को कॉपर ने क्या कर दिया? यानी जिंक जो है कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया, यानी जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो इस स्थिति में क्या हो गया? विस्थापित कर दिया, यहाँ से जिंक आगे, यहाँ से कॉपर आगे चला गया, यानी जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इस पूरे अभिक्रिया को कहा जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? अगर दाईं ओर से बाईं ओर जाए, दाईं ओर से अगर बाईं ओर जाए तो यहाँ पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी कि जब मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली आग की लौ कैसी होती है? तो वह चमकीला होता है और श्वेत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला उजला। अगला प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें है, यानी कि एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एथेन की संरचना को देखें तो यहाँ पर है, इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 7।
यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कुल 7 आबंध है, तो इसके हो जाएगा कितना 7 सह संयोजक बंधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। यानी कि किसी को पैर हाथ या टूट गया या किसी कोई भी हड्डी टूट गया है तो उसे प्लास्टर करने के लिए यानी उसको जोड़ने के लिए उस पर प्लास्टर किया जाता है, तो उसके लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सह संयोजक यौगिक है। सह संयोजक यौगिक यहाँ पर है कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के बनते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे कहा जाता है सह संयोजक यौगिक, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसके जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है। तो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का प्रकृति अम्लीय होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। यानी कि यहाँ पर विद्युत का सुचालक उसे कहा जाता है जिससे होकर विद्युत आसानी से आ जा सके, उसे कहा जाता है विद्युत के सुचालक। तो यहाँ पर ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिससे होकर विद्युत का सुचालन हो जाता है, यानी विद्युत आर पार चली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होगी। यानी कि कोई एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। हम सभी जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कह रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। यानी कि कोई कांच की एक समांतर पट्टिका है उस पर जो श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। यानी कि सबसे पहले जो अपवर्तन होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले जो प्रकाश के किरण होगा विचलित हो जाएगा, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो सबसे पहले काम होगा विचलन का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी कि जो अपने घरों में वायरिंग जो हम करवाते हैं तो उसमें जो उदासीन तार होता है यानी न्यूट्रल फेज जो होता है उसमें उसका रंग कैसा होता है। तो न्यूट्रल फेज जो होता है वो लाल रंग का होता है और मेन फेज जो होता है न्यूट्रल फेज जो होता है वो काले रंग का होता है और मेन फेज जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उदासीन यानी न्यूट्रल तार काले रंग का होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। यानी कि ऐसा कौन सा युक्ति है जिसमें विभक्त वलय लगा होता है और दिशा को परिवर्तन करने का कार्य करता है, तो वो होता है विद्युत मोटर। जब विद्युत मोटर की संरचना पर हम ध्यान देते हैं तो इसके बीच में एक आयताकार कुंडली लगा होता है, दो चुंबकों के बीच में यहाँ पर दो विभक्त वलय लगा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। यानी जो सौर ऊर्जा होता है सूर्य से मिलने वाली जो हमें ऊर्जा है उसे ही कहा जाता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर सेल। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यानी कि एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि कोई एक बल्ब है जिसका फिलामेंट 1200 ओम का है, लेकिन उस बल्ब में 220 वोल्ट प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान आपको ज्ञात करना है, तो कितना एम्पियर विद्युत धारा का उपयोग करेगा। तो प्रश्न में हमें दिया, हम सूत्र जानते हैं कि V बराबर होता है IR। यहाँ से अगर हम I का मान निकालें तो हो जाएगा V/R। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है वोल्ट कितना दिया गया 220 और ओम प्रतिरोध कितना दिया गया है 1200 ओम। जब इसके मान को हम पुट करते हैं तो हो जाता है 220/1200। जब इसे हम कट करेंगे तो
0.083333 आता जाएगा, ऐसे कुछ इसका मान आता है। तो लगभग 0.18 एम्पियर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और 1 कूलम गुजारने पर कार्य होगा। यानी कि कोई भी सेल है उसमें विद्युत वाहक बल कितना 1.5 वोल्ट है और 1 आवेश गुजारने पर कितना कार्य करेगा। तो कार्य बराबर सूत्र होता है विद्युत वाहक बल गुने आवेश। जब इसका हम मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 गुने 1। जब इसे गुना करेंगे तो हो जाए 1.5 जूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 जूल वह कार्य करेगा। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। यानी कि आकाश में जब बादल में जो इंद्रधनुष बनता है बरसात के पश्चात, तो उसमें क्या होता है, उसका रंगीन क्यों होता है। तो जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। यानी जो जल की बूंदें होते हैं वो एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। जब उससे श्वेत प्रकाश गुजरते हैं तो 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है, जिस कारण से हमें इंद्रधनुष बनते हुए दिखाई देता है और रंगीन होता है, जो 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। यानी जीन जो शब्द है, जीन की खोज किसने की, जीन नाम की जो शब्द है उसे किसने प्रस्तुत किया था। तो उसका क्या था, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। यानी कि द्विखंडन किसमें नहीं होता। तो ईस्ट एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसमें द्विखंडन नहीं होता, वो अपना जनन मुकुलन विधि से करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता। अगला प्रश्न है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। जो परागकण होते हैं फूलों में पाए जाते हैं परागकण। तो परागकण जो बनता है वो पराग कोश के अंदर बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग कोश। अगला प्रश्न है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। यानी रुधिर चाप जो होता है वह किससे नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है वो एड्रिनल के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। यानी श्वसन तंत्र से को प्रभावित करने वाली बीमारी का नाम क्या है। तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है निमोनिया नामक बीमारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। यानी जो हमारे रक्त में जो शर्करा यानी कि शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है। तो शुगर लेवल यानी चीनी के मात्रा को जो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में तो शुगर यानी कि डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। यानी कि मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका जो है वो न्यूरॉन है, यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ का भोजन करते हैं तो मुख में उस भोजन में पाए जाने वाले कौन से पदार्थ का पाचन हो जाता है। तो मुख में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट नामक पदार्थ का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है खड़िया का रासायनिक सूत्र है। यानी जो खड़िया होता है जिसे हम चौक कहते हैं, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है क्या। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। धातु का एक प्रॉपर्टी यानी गुण होता है कि वह तन्य होता है। तन्य का अर्थ होता है उसे पतला तार खींचा जा सके। उससे पतला तार खींचने की जो गुण है उसे ही क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। तो सबसे तन्य के जो धातु होता है वो सोना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पेंटेन का अनुसूत्र होता है C5H12।
कि कितने संरचना समावयवी संभव है। संरचना समावयवी का अर्थ होता है कि उसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। जैसे पेंटेन का अणुसूत्र कितना है C5H12, यानी यहाँ पर भी इसमें भी कार्बन कितने हैं 5 है और हाइड्रोजन 12 है। इसमें भी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। इसमें भी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। तो कुल इसे ही कहा जाएगा क्या समावयवी। तो यानी कि पेंटेन का कितने समावयवी संभव है तो टोटल 3। इससे ज़्यादा आप पेंटेन का समावयवी नहीं बनाया जा सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न है अभिक्रियाशील मूलक CO को कहते हैं। तो ये CO जो अभिक्रियाशील मूलक है वो कार्बोनिल समूह का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोनिल समूह। अगला प्रश्न है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यानी कि कोई धातु है, उस धातु की जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला एक यौगिक क्या करता है बनाता है। तो यह यौगिक जल में विलय है। यह यौगिक क्या जल में विलय है। वह तत्व निम्नांकित में से कौन सा हो सकता है। तो वह तत्व उस तत्व का नाम कैल्शियम है जो जल में विलय हो जाता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। यानी ऐसा कौन सा धातु है जिसका अयस्क क्या है मालाचाइट है। तो मालाचाइट से निर्मित होता है कॉपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मालाचाइट जो है कॉपर का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी लोहा जो है उस पर जिंक लगाना, जिंक से लेपित करना, जिंक से पेंट करना, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग गैल्वेनीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो सिरका होता है उसमें किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो सिरका में पाए जाने वाले अम्ल को कहा जाता है एसिटिक अम्ल जो बहुत ही खट्टे होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो जो वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1 से थोड़ा बहुत अधिक होता है, 1.003 के आसपास का होता है। तो ये इसका होगा 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि आँख नाक गला के जो चिकित्सक होते हैं, चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण। जो आँख कान और गला के जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है क्योंकि उसे किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखना है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस कारण से वो सब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग होता है। जो वेल्डिंग जो होता है तो वहाँ पर उपयोग की जाने वाली गैस को कहा जाता है एथाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो अल्कीन जो होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और अल्केन का होता है CnH2n+2 और अल्काइन का होता है CnH2n-2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। यानी कि ऐसा ऊर्जा स्रोत जो एकदम स्वच्छ है जिसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है प्राकृतिक गैस को, इसमें प्रदूषण नहीं के बराबर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में pH परास के बीच कार्य करता है। यानी जो मानव का शरीर होता है उसका pH रेंज कितना होता है। तो pH जो होता है, मानव का शरीर क्षारीय प्रकृति का होता है तो इसका pH परास जो होता है 7 से लेकर के 7.8 तक के बीच का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम जो होता है उस परमाणु संख्या होता है 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सी है। यानी कि नर युग्मक कौन सी है। तो नर युग्मक यहाँ पर है शुक्राणु को कहा जाता है नर युग्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
अगला प्रश्न है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है जो कि दूसरे पौधे पर ही उग जाता है, इसे अपना जड़ नहीं होता, यानी कि यहाँ पर जो परजीवी जो है अमरबेल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन के द्वारा अपनी जनन प्रक्रिया करता है यहाँ पर हाइड्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रा दो प्रकार से अपनी जनन प्रक्रिया करते हैं, एक द्विखंडन विधि के द्वारा, एक मुकुलन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन यहाँ पर है इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। और इंसुलिन के कमी से हो जाता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज बीमारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है? यानी कि अगर कहीं किसी को कट उठ जाता है तो उसे कुछ देर बाद रक्त यहाँ पर जम जाता है, तो रक्त को जमने यानी थक्का बनाने का जो काम करता है वो हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो है प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रक्त बिंबाणु। अगला प्रश्न है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? जितने भी सजीव जीवधारी है तो उसके द्वारा जो नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है उसमें सब क्या होता है? यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, ये सभी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन है उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? तो किशोरावस्था में पुरुषों में जो होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण और महिलाओं में एस्ट्रोजन के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यानी कि हमारे शरीर जब बच्चे होते हैं, जो बच्चा बड़ा होता है तो जैसे ही वो खड़ा होना चाहता है तो उसका शरीर सही से खड़ा नहीं हो पाता, यानी कि उस समय हमारे मस्तिष्क का सेरिबेलम सही से काम नहीं कर रहा होता है। तो हमारे खड़ा होने में या कहीं पर हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में सेरिबेलम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यानी कि हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में सेरिबेलम का ही काम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम, या इसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? हम सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है और कुल कोषों की संख्या होती है 4, जिसे KLMN के द्वारा सूचित किया जाता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दूसरे में 8 रखते हैं तो 10 हो गया, और अंतिम में कितना रखते हैं? 2। और तो संयोजकता उसे कहा जाता है तो बाह्यतम कक्षा को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर 6 तो ग्रहण कर नहीं सकता तो 2 को क्या कर देगा? त्याग कर देगा। यही 2 क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम का संयोजकता कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विचलन से लोहा द्वारा होता है? यानी कि धातु का विस्थापन करना है, उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा विस्थापित होता है। यानी कि लोहा किसे विस्थापित कर देगा? तो लोहा उसे ही विस्थापित करेगा जो लोहा से कम अभिक्रियाशील हो। यानी अगर लोहा से अधिक अभिक्रियाशील हो तो लोहा को ही विस्थापित कर देगा। तो लोहा से कम अभिक्रियाशील वाला जो धातु है वो है क्या? कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। अगला प्रश्न है कि एथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किसके द्वारा किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? यानी जो एथाइल अल्कोहल होता है उसे एथाइल अल्कोहल का जो शराब उराब बनाने में उपयोग किया जाता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो वो होता है किण्वन प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या? कली चूना को कहा जाता है सूखा चूना भी कहा जाता है या चूना पत्थर भी कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CO। जब इसे पानी में घोल देते हैं तो इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तब जब उसको पोत देते हैं घर पर, वो जब चमकने लगता है तो उसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक है, यानी आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो वो होता है NaCl प्लस KI, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट से अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, जो कैथोड किरणें होते हैं उसमें क्या उपस्थित रहता है, तो कैथोड किरणें में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कवक का पोषण की कौन सी विधि है, यानी जो कवक होते हैं वो किस विधि के द्वारा अपना पोषण करते हैं, तो कवक जो होता है वो मृतजीवी पोषी करते होता है, तो यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकों को एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर उर प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित होता है, यानी कि यह संयोजन था, यानी कि प्रतिरोध का कोई संयोजन है, या तो समांतर क्रम है या तो श्रेणी क्रम है। जब उसमें से एक प्रतिरोध को निकाल लिया गया तो जो प्रतिरोध था उसका मान बढ़ गया, तो कौन से क्रम में संयोजित किया गया था, तो ये किया गया था समांतर क्रम में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि एक कमरे में 60 वाट और 200 वोल्ट एवं 40 वाट और 200 वोल्ट के दो उपकरण हैं, यानी कि कोई एक कमरा है उसमें दो उपकरण लगा, यानी बल्ब ही लगा हुआ है, यानी 200 वोल्ट है और 100 वाट वाला है, 200 वोल्ट है और 40 वाट वाला है, यानी 200 वोल्ट पर ये 60 वाट विद्युत खर्चा करेगा, ये 200 वोल्ट पर 40 वाट विद्युत खर्चा करेगा। जब इन दोनों उपकरणों को 100 वोल्ट वाले आपूर्ति से जोड़ दें तो यह कितना विद्युत शक्ति का उपयोग करेगा। एक लंबा न्यूमेरिकल सवाल है, तो चलिए सबसे पहले देखो, अगर बात करें पहले उपकरण का तो इसकी जो शक्ति है कितना है 60 वाट और इसके जो विभवांतर कितना है 200 वोल्ट। हम सभी जानते हैं कि R1 यानी कि R का वैल्यू हो गया R1 और R2, इसीलिए लिए कि इस बल्ब उपकरण 1 के लिए R1 और उपकरण 2 के लिए R2 का प्रयोग या P1 या P2 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर R1 क्या हो जाएगा, R बराबर यानी प्रतिरोध बराबर सूत्र होता है V²/P, यानी कि यहाँ पर जो V का मान कितना है 200 है, तो जब इसके हम वैल्यू देंगे तो कितना हो जाएगा 200 × 200 बट्टा में P कितना है 60, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ना 4000/6 ओम, यानी कि इस उपकरण के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा वो हो जाएगा कितना 4000/6। जब इससे हम क्या करेंगे धारा निकालेंगे, यानी हमें चाहिए क्या धारा निकालेंगे, तो I1 बराबर हो जाएगा कितना V, धारा बराबर होता है V/R। यहाँ पर हम वोल्ट की अगर बात करें विभवांतर कितना है, किस वोल्ट पर काम कर रहा है, ये 100 वोल्ट पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या दिए हम 100 और इसका यहाँ से ये उपयोग कर रहा था कितना ओम, तो ये 4000/6। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सारा कट कोट क्या आएगा 3/20 एम्पियर, यानी कि जो पहले उपकरण था वो कितना 3/20 एम्पियर विद्युत धारा का उपयोग कर रहा है। जब इसके शक्ति निकालेंगे तो शक्ति बराबर होता है VI, तो जब हम इसका मान देंगे तो कितना हो जाएगा 100 × 3/20, तो इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 वाट के आसपास 15 वाट आएगा, यानी कि जो पहला उपकरण है वो 15 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। ठीक उसी प्रकार हम दूसरे को देखते हैं, तो इसका पावर कितना है 40 वाट है, ये 200 वोल्ट पर ये भी काम कर रहा है, तो हम जब प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका हो जाएगा कितना 1000 ओम, यानी कि ये इस उपकरण को जब हम उपयोग करेंगे तो इसका कितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, ये 1000 ओम प्रतिरोध क्या होगा उत्पन्न करेगा। जब इसे हम इससे जो धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो यह V/R देंगे तो 100 बट्टा क्या हो जाएगा, ये उपकरण कितना है 100 वोल्ट पर काम कर रहा है और यहाँ पर कितना है 1000 ओम है, तो 100/1000 दिए तो कितना हो जाएगा 1/10 एम्पियर। जब हम इसे P यानी शक्ति P बराबर क्या होता है VI, तो यहाँ पर इसमें मान रखेंगे तो 100 × कितना हो जाएगा 10,
तो 1/10, तो इसे कट करके कितना आएगा 100 वाट अति 10 वाट। तो क्या हो जाएगा, जो 40 वाट और 200 वोल्ट पर काम करने वाले उपकरण की जो शक्ति होगा कितना होगा 10 वाट होगा। तो यहाँ कुल शक्ति कितना हो गया, कह रहा है कि कुल उपभोक्त शक्ति यानी कि दोनों बल्ब मिला करके, दोनों उपकरण मिला करके, तो कितना हो जाएगा कुल P1 + P2 बराबर 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, यानी 25 वाट ये दोनों उपकरण क्या करेंगे, विद्युत शक्ति का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यानी विद्युत शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है, अभी तुरंत देखें, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P = VI। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है, यानी उत्तल दर्पण जो होता है उसके आवर्धन का मान क्या होता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा ही बनाता है, यानी कि उसका मान आवर्धन का मान 1 से छोटा ही होगा। तो यानी 1 से छोटा यहाँ पे कितना है 1/2 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापा जाता है, यानी विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा सत्य है, यानी यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। तो हम सभी जानते हैं वोल्ट बराबर क्या, तो V = IR। तो V यानी वोल्ट, V I मीन्स धारा, एम्पियर, और वोल्ट R मीन्स क्या कहते प्रतिरोध यानी कि ओम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा V = IR। यहाँ पे तो कोई सही नहीं, I × R होता है, यहाँ प्लस का सिंबल नहीं होता, I × R होता, प्लस का सिंबल यहाँ पर नहीं होगा। V बराबर क्या होगा IR। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पदार्थों में चालक है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, चालक यहाँ पर कौन है, तो चालक उसे कहा जिसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नांकित में से कौन आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम नामक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु पास के वस्तु को देखता है लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाता। उस स्थिति में क्या होता है कि रेटिना से पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो उसे दूर करने के लिए उसे अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी कि जो प्रकाश की किरणें जब, यानी कि ये हमारी क्या आँख है या ऐसा ही आँख होता है। तो हम जब किसी पदार्थ को देखते, किसी वस्तु को देखते, तो वहाँ से आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें होती है वो कहाँ आकर के टकराती है, हमारे परितारिका पर और यहाँ पर पुतली पर। और पुतली जो फैल करके हमारे आँखों में प्रकाश को जाने देती है, लेकिन वो सबसे पहले हमारे आँखों के सबसे ऊपरी परत जो होता है जिसे कहते हैं हम स्वच्छ मंडल, क्या कहते हैं उसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। और स्वच्छ मंडल से ही प्रकाश क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिससे हम आसानी भाषा में कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया से होकर ही प्रकाश क्या होता है अपवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कहाँ से प्रकाश की किरणें का अपवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉर्निया, लेकिन यहाँ पर कॉर्निया है नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो हमारे लेंस आँखों में पाया तो उत्तल लेंस, यानी कि हमारे आँखों में इस प्रकार के कुछ लेंस होते हैं जिसे क्या कहा जाता है उत्तल लेंस कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत का अर्थ हो यानी कि सैलून में जो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो वैसे तो किसी भी दर्पण का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमें चाहिए बड़ा प्रतिबिंब। तो बड़ा प्रतिबिंब हम बनाता है अवतल दर्पण। तो हजामत के लिए जो उपयोग किया जाने वाला दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है? यानी कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तभी बना सकता है जब उस वस्तु का स्थिति क्या हो, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के ध्रुव के बीच तथा फोकस के बीच। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? जो प्रकाश की किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। तो मोड़ने की क्षमता जो होता है उसे कहा जाता है लेंस की क्षमता, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो जो अवतल लेंस होता है वो किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? तो जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है किसी वस्तु का, और छोटा प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा भी होता है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो यानी कि छोटा प्रतिबिंब, सीधा और आभासी ये सभी होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।